हम में से कई सारे लोगों को लगता है कि काश मेरे पास में ये होता तो मैं वो होता। हम में से कई सारे लोग बड़े बड़े सपने इसलिए नहीं देखते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमारे अंदर कमी है। माय एफएम से मैं हूं आरजे कार्तिक। एक बार की बात है, जापान में एक 10 साल का लड़का रहा करता था। नाम था ओकायो। ओकायो का सपना था कि उसे कराटे सीखने हैं, लेकिन ओकायो का बायां हाथ नहीं था। लेफ्ट हैंड बचपन में एक्सीडेंट में कट चुका था। इस बात से घर वाले बड़े परेशान थे कि बच्चा कराटे सीखना चाहता है, ऊपर से हाथ नहीं है। लेकिन बच्चे की जिद के आगे वो झुके और उसे वहां के सबसे मशहूर मार्शल आर्ट्स के गुरु के पास लेकर के गए। गुरुदेव ने कहा कि बेटा, तुम्हारा लेफ्ट हैंड नहीं है, तुम कैसे खेल पाओगे, कैसे कराटे सीखोगे। बच्चे ने कहा, कैसे सीखूंगा ये पता नहीं, लेकिन सिखाना आपका काम है। मेरा सिर्फ एक सपना है कि मुझे हर किसी को हराना है और सेंसेई बनना है, यानी कि मास्टर बनना है। गुरुदेव बच्चे की इच्छा से बड़े इंप्रेस हुए। उन्होंने कहा कि चलो आ जाओ। 50 बच्चों के साथ में ओकायो की भी ट्रेनिंग शुरू हुई और उसको सिर्फ एक किक मारना सिखाया गया। गुरुदेव ने कहा कि बस एक किक मारने की प्रैक्टिस करनी है और रोजाना करनी है। 2-3 महीने तक बच्चा प्रैक्टिस करता रहा। ओकायो ने देखा कि बाकी बच्चों को गुरुदेव अलग अलग टेक्निक सिखा रहे हैं। बड़ा नाराज हुआ, गुरु के पास पहुंचा और बोला कि आप मुझे सिर्फ एक किक मारना सिखा रहे हैं, किक मारो किक मारो। इन बच्चों को आप पता नहीं क्या क्या सिखाते हो, मुझे कब सिखाओगे। गुरु ने कहा कि चुपचाप मेरी बात माननी है तो मानो, वरना चले जाओ। उस दिन के बाद से चुपचाप ओकायो अगले 6 महीने तक सिर्फ उस किक की प्रैक्टिस करता रहा। आखिरकार ट्रेनिंग पूरी हुई। गुरुदेव ने सब बच्चों को बुलाया और बोला कि चलो भाई, अब कंपटीशन का वक्त है। जो जीतेगा वो सेंसेई बनेगा, मास्टर बनेगा। मैच शुरू हुआ। ओकायो का जो ओपोनेंट था वो बड़ा स्ट्रांग था। उसने देखा कि जिससे लड़ रहा हूं उसका तो हाथ भी नहीं है। मैच शुरू हुआ और इस मैच में शुरुआत में ही ओपोनेंट ने, विरोधी ने ओकायो को डरा सा दिया। ओकायो घबरा सा गया, लगा कि शायद हार जाएगा। मैच रेफरी ने कहा कि यहीं पर ही ओपोनेंट को जीता हुआ घोषित करते हैं। गुरु ने कहा नहीं, मैच पूरा होने दो। बस इसी सब के बीच में वो जो ओपोनेंट था वो ओवर कॉन्फिडेंस में आ गया और बस इसी मौके का इंतजार ओकायो कर रहा था। जैसे ही वो विरोधी ओवर कॉन्फिडेंट हुआ, ओकायो ने वो किक मारी जो वो सीखता आ रहा था और मैच और सेंसेई की उपाधि एक तरीके से ओकायो जीत गया। उसके बाद ओकायो ने पूछा कि मैं सेंसेई बन गया हूं, मास्टर बन गया हूं सिर्फ एक किक से, ये कैसे हुआ। गुरु ने कहा 2 वजहों से तुम जीते हो। पहला, वो जो किक है वो सबसे टफ किक है, उस पर तुम्हारी मास्टरी है। दूसरा, उस किक का जो तोड़ है वो तोड़ ये है कि ओपोनेंट का बायां हाथ पकड़ करके जमीन पर गिराना है, और वो बायां हाथ, लेफ्ट हैंड तो तुम्हारा है ही नहीं। तुम्हारी जो कमजोरी थी वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनी है। आपकी हमारी जिंदगी में भी यही हो रहा है। हम कमी को इतना हावी कर लेते हैं कि जिंदगी में कुछ कर नहीं पाते हैं। ओकायो चाहता तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाता, बस यही सोचता रह जाता कि बायां हाथ नहीं था। लेकिन उसके सपने इतने बड़े थे कि उसे गुरु भी ऐसे मिले जिन्होंने उसे सेंसेई बना दिया। अगर आपके अंदर इच्छा है तो आपको गुरु जरूर मिले। किसी ने बड़ी कमाल की बात कही कि सिंह अगर चट्टान पर भी बैठ जाए तो उसे चट्टान नहीं, सिंहासन कहते हैं। इसीलिए जिंदगी में सिंहासन का मोह ना रखें, सिंह बने, ताकि आप जहां कहीं भी बैठें वो सिंहासन बन जाए। एक बार एक गांव में बड़ा कमाल का मूर्तिकार रहा करता था। उसकी मूर्तियों के बारे में लोग कहते थे कि उन्हें अगर देख लें तो ये पहचान करना मुश्किल होता था कि कोई इंसान बैठा है या मूर्ति खड़ी हुई है। मतलब इतनी हूबहू कि बिल्कुल इंसान सी लगती थी, बोलती हुई मूर्तियां जिन्हें कहते हैं। लेकिन उस मूर्तिकार का हर इंसान की तरह जाने का वक्त आ गया। उम्र हो चली थी और उसे लग रहा था कि वो जाना नहीं चाहता है, वो और रुकना चाहता था, जीना चाहता था। तो यमदूत ऊपर से रवाना हुए। नीचे मूर्तिकार को लगा कि अब वक्त आ गया, क्या किया जाए। तो उसने अपने जैसी 10 मूर्तियां और बना दी और उनमें छुप करके बैठ गया। जब यमदूत नीचे आए धरती पर तो उन्होंने देखा कि एक जैसी 11 आकृतियां, एक जैसी 11 मूर्तियां, हूबहू इंसान जैसी। अब उन्हें पहचानना बड़ा मुश्किल हुआ कि इनमें से कौन है जिसे हम लेने के लिए आए हैं। यमदूतों को लगा कि अगर हम खाली हाथ चले जाएंगे तो जो सृष्टि का नियम है धरती पर कि भैया यमदूत आते हैं और किसी को लेकर के जाते हैं, वो टूट जाएगा। अगर हम मूर्ति तोड़ते हैं तो कला का अपमान हो जाएगा जिसने भी मूर्ति बनाई है। तो यमदूतों को लगा कि कुछ तो करना पड़ेगा इस इंसान को जिसको हम लेने के लिए आए हैं, इसको ले जाने के लिए। तो उन्हें लगा कि इंसान की सबसे बड़ी बुराई होती है अहंकार, उसी की परीक्षा लेते हैं। तो एक यमदूत ने कहा उन 11 मूर्तियों के सामने कि जिसने भी बनाई है बड़ी कमाल की बनाई है, लेकिन एक कमी रह गई। वो अगर ठीक हो जाती तो बात ही कुछ और होती। अब ये बात वो जो मूर्तिकार छुप करके बैठा था इन 10 मूर्तियों में, उसने भी सुनी तो तुरंत बोल पड़ा, क्या गलती रह गई, क्या कमी रह गई। और जैसे ही वो ये बोला, यमदूत ने कहा महाराज
बस यहीं चूक गए आप। मूर्तियां कभी बोला नहीं करती। हम बस यही परीक्षा ले रहे थे कि आपका अहंकार कहां चोट खाएगा। ये छोटी सी कहानी हमें बताती है कि जिंदगी में कोई कितना भी बड़ा बन जाए, घमंड उसे नीचे ले आता है। इसीलिए आप हमेशा धरातल से जुड़े रहें, क्योंकि घमंड उसे छूता है, जोड़ता है। किसी महान ने बड़ी कमाल की बात कही कि कभी उसे नजरअंदाज ना करो जो तुम्हारी बहुत परवाह करता हो, वरना एक दिन आप रियलाइज करेंगे कि आपने पत्थर जमा करते करते हीरा खो दिया। माय एफएम से मैं हूं आरजे कार्तिक। एक बार की बात, एक शहर में धनीराम नाम का सेठ रहा करता था और उसका बेटा था जिसका नाम था मंगल। अब जो मंगल था उसको बेटा नहीं हो रहा था। सेठ जी के पास कोई कमी नहीं थी, उनके पास में गाड़ियां ही गाड़ियां, दौलत ही दौलत, नौकर चाकर, सब कुछ बढ़िया, लेकिन पोता नहीं हो पा रहा था। इस बात से बड़े परेशान थे। मंदिर मस्जिदों में जाते, मिन्नतें करते, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा था। एक दिन ऊपर वाले ने उनकी सुन ली और वो दादा बन गए। मंगल को बेटा हो गया। बहुत बढ़िया बात रही, बहुत खुशी की बात थी। गांव में ढिंढोरा पिटवाया गया, बताया गया कि भाई सारे जो हमारे नगरवासी हैं सब पहुंचे। सेठ जी की हवेली पर शानदार भोजन रखा गया। अब एक उसी शहर में दूसरा सेठ रहा करता था, व्यापारी था, ठीक ठाक उसका काम चल रहा था। वो इतना बिजी रहता था अपने काम में, इतना मशगूल रहता था कि उसे अपने कपड़ों का ध्यान नहीं रहता था। उसका नाम था रामसुख। उसको भी न्योता भेजा गया, बुलाया गया कि आपको ही पहुंचना है। शाम का वक्त था, हवेली पर शानदार डेकोरेशन वगैरह हो रहा है, भोज की तैयारियां चल रही हैं। ये पहुंचा वहां पर अपने फटे हाल में। इसको तो ध्यान रहा नहीं कि कपड़े कैसे पहने हुए। कुर्ता जो पहना हुआ था इस तरफ से कट, इस तरफ से कट। अंदर पहुंचा तो धनीराम देख करके चौंक गए। बोले कि तुम्हें पता नहीं क्या चल रहा है? मैं दादा बन गया हूं, दादा बनने की खुशी में भोजन रखा गया है और तुमसे कहना चाहता हूं कि क्या बनकर गया। तुम्हें लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे कि ये भिखारी कौन यहां पर आकर के खाना खा रहा है। अब रामसुख को समझ नहीं आया कि क्या किया जाए। बोले कि अब क्या करें महाराज, अब चला जाऊं आपके यहां से? बोले कि जैसी मर्जी। वो गुस्से में आकर के नाराज होकर के वहां से चला गया, अपने घर पहुंचा। घर जाकर के उसने शीशे में देखा तो उसका जो कुर्ता था वो जगह जगह से फटा हुआ था। उसे याद आया कि ओहो, कपड़े भी तो पहन के जाने होते हैं। तो उसने उसी कुर्ते पर बड़ी शानदार सी रेशम की एक जैकेट पहन ली और पहुंच गया। ऊपर से दुपट्टा डाल लिया, पगड़ी लगा ली। वापस वहां पहुंचा जहां पर शानदार खाना चल रहा है, बड़े बड़े लोग आए हुए हैं। पहुंचा, खाना खाने लगा तो जो दुपट्टा था उससे खीर भिगोने लगा, खीर उसमें डुबो डुबो करके ऐसे करने लगा। जो जैकेट था उसको सब्जी में डुबोने लगा। तो फिर से वो आया, जो सेठ था धनीराम, जिसके दादा बनने की खुशी में खाना चल रहा था। बोले कि ये पागल जैसी हरकत क्या कर रहे हो? तुम्हें मैंने बोला था कि ढंग के कपड़े पहन करके आना, अब तुम यहां आकर के ये सब हरकतें कर रहे हो। तो उसने बोला कि आपने ही तो बोला था कि कपड़ों की वजह से तुम्हें लोग देखेंगे, कपड़ों की वजह से भोजन रखा गया है, तो मैं अपने कपड़ों को ही खाना खिला रहा हूं। ये छोटी सी कहानी हमें बताती है कि हमारी जिंदगी में कुछ ही लोग होते हैं जो आपकी परवाह करते हैं। जब हम भोज रखते हैं, खाना रखते हैं, तो कुछ लोग बस इसलिए आते हैं कि औपचारिकता निभानी है। कुछ लोग दिल से आते हैं, जो आपके साथ दिल से जुड़े हैं। कभी भी उन्हें ठेस मत पहुंचाना, वरना आपको मालूम नहीं चलेगा कि पत्थर जमा करते करते आपने हीरा खो दिया। वो कहते हैं ना, जमाने को मत बदलो, बदलना है तो खुद को बदलो, जमाना खुद ब खुद बदल जाएगा। 94.3 माय एफएम से मैं हूं आरजे कार्तिक। एक बार की बात, एक बहुत ही खूबसूरत मोहतरमा, बहुत ही ब्यूटीफुल लेडी, वो अपनी फ्लाइट के लिए लेट हो रही थी। भागते दौड़ते पहुंचती हैं, प्लेन में एंटर करती हैं, आखिरी पैसेंजर होती हैं। अंदर जब पहुंचती हैं, अपनी सीट के पास जाती हैं तो उदास हो जाती हैं, नाराज होने लगती हैं। क्यों? क्योंकि उनकी सीट के पास वाली सीट पर एक दिव्यांग व्यक्ति बैठे होते हैं, जिनके दोनों हाथ नहीं थे। वो आवाज देती हैं, हॉस्टेस को बुलाती हैं और कहती हैं कि ये क्या है, ऐसे पैसेंजर के साथ में मैं ट्रैवल नहीं कर सकती। एयर हॉस्टेस को समझ में नहीं आता है कि क्या कह रही हैं। एयर हॉस्टेस उन्हें कहती हैं कि आप पेशेंस रखिए मैम, बैठ जाइए प्लीज। लेकिन ये जो खूबसूरत सी मोहतरमा थी, ये कहती नहीं। एयर हॉस्टेस को समझ नहीं आता कि इतनी अच्छी खासी दिखने वाली महिला जो है वो इस तरीके से बात कर रही हैं। कहती हैं ठीक है मैम, आपने कहा है, हमारे लिए तो हर पैसेंजर इंपॉर्टेंट होता है। मैं अंदर जाती हूँ, कैप्टन से बात करती हूँ, कुछ सोल्यूशन निकालते हैं। अंदर जाती हैं, कैप्टन से बात करती हैं, बाहर आती हैं और आकर के उन मोहतरमा से कहती हैं कि हमारे कैप्टन ने आज एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिसीजन लिया है। हम पहली बार अपने प्लेन में, अपनी फ्लाइट में, एक ऐसे पैसेंजर को जो इकोनॉमी क्लास में बैठा है, उन्हें बिजनेस क्लास में शिफ्ट करने जा रहे हैं। ये सुनने के बाद में ये जो खूबसूरत सी मोहतरमा थी, आखिरी पैसेंजर, ये बड़ी खुश होती हैं, रिलैक्स फील करती हैं कि चलो फाइनली मेरी सुनी गई। लेकिन एयर हॉस्टेस जो होती है वहां रुकती नहीं है, वो आगे बढ़ जाती हैं और उन दिव्यांग व्यक्ति के पास पहुंचती हैं जिनके दोनों हाथ नहीं थे, और उन्हें कहती हैं कि सर मेरे साथ आइए, हम आपको फर्स्ट क्लास
में शिफ्ट कर रहे हैं, बिजनेस क्लास में शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप ऐसे पैसेंजर के साथ में ट्रैवल करें जिन्हें इंसानियत की परवाह नहीं, इंसानों की परवाह नहीं। ये सुनने के बाद में फ्लाइट में जितने लोग थे सब ताली बजाने लगते हैं और वो व्यक्ति अपनी सीट से खड़े होते हैं और कहते हैं कि ये दोनों हाथ मैंने कारगिल के युद्ध में खोए थे। और जब इन मैडम की बात सुन रहा था तो मुझे लगा कि किन लोगों के लिए हम वहां जान गंवाने के लिए तैयार हैं। लेकिन जब कैप्टन का फैसला सुना और आप लोगों की तालियां सुनी तो मुझे लगा कि नहीं, हम देशवासियों के लिए ही लड़ाई लड़ रहे हैं। ये छोटी सी कहानी हमें बहुत सारी बातें बताती है। पहली बात कि जिंदगी में सीरत खूबसूरत होनी चाहिए, सूरत में कुछ नहीं रखा। दूसरी बात, जो व्यक्ति जिंदगी में ये सोचता रहता है कि मैं ऐसा दिखता हूं, वैसा दिखता हूं, रंग के बारे में सोचता है, हाइट के बारे में सोचता है, पर्सनालिटी के बारे में सोचता है, अगर आपकी सीरत अच्छी होगी तो जिंदगी में, दुनिया में आप कुछ भी कर सकते हैं। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जिंदगी में अगर कोई रोकने टोकने वाला है तो उसका शुक्र मानिए, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वो बाग बड़ी जल्दी उजड़ जाते हैं। हाय गाइस, मेरा नाम है आरजे कार्तिक। स्वागत है आपका एक छोटी सी कहानी में। ये कहानी पुराने जमाने की। एक बच्चे ने अपने पापा से पूछा कि पापा, इस दुनिया में खुश रहने का सीक्रेट क्या है, सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस क्या है। उसके फादर ने उससे कहा कि बेटा, बहुत बड़ा सवाल आपने इतनी कम उम्र में मुझसे पूछ लिया है। इसका जवाब शायद ही मैं आपको ढंग से दे पाऊं, लेकिन यहां से दूर वो जो बड़ा सा पहाड़ दिख रहा है, उसकी चोटी पर एक शानदार महल बना है। वहां का रास्ता तुम्हें तय करना होगा। थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन एक बार वहां पहुंच जाओगे तो वहां आपको मिलेंगे दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति, जो आपको बताएंगे कि दुनिया में खुश रहने का सीक्रेट क्या है। उस बच्चे ने कहा कि मैं जाना चाहता हूं। घर से खाना वाना बनवाया, सामान इकट्ठा किया, लंबी यात्रा थी, यात्रा शुरू की। 2-3 दिन के बाद में बच्चा वहां पहुंच गया। जैसे तैसे वो पहाड़ी रास्ता पार करके ऊपर महल तक पहुंच गया। वहां की खूबसूरती को निहारता रह गया। उसे समझ नहीं आया कि वो वहां आया क्यों था। इतनी खूबसूरत जगह थी, इतना शानदार महल बना था और ऊपर से क्या शानदार नजारा आ रहा था। उस बच्चे को रियलाइज हुआ कि उससे वो काम भी करना है जिसके लिए यहां पर आया है। अंदर गया, जाकर के पूछा कि वो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कहाँ है। तो किसी ने बताया कि वो बड़ा सा कमरा है, वहां मीटिंग चल रही है, सभा लगी हुई है, वहां चले जाओ, वो सबसे मिल रहे हैं। बच्चा वहां पहुंचा तो वहां का एक और शानदार नजारा था। म्यूजिक प्ले हो रहा था हल्का हल्का, अलग अलग तरीके के व्यंजन रखे हुए थे, खाने की टेबल सजी हुई थी, बहुत सारे लोग आए थे, अलग अलग व्यापारी आए हुए थे और अपनी अपनी समस्या का हल वो जो बुद्धिमान व्यक्ति थे उनसे जान रहे थे। वो भी आराम से, इत्मीनान से सबकी बातें सुन रहे थे, सबको जवाब दे रहे थे। बच्चे ने बड़ा इंतजार किया। 3-4 घंटे के बाद में इसका नंबर आया। जाकर के उन बुद्धिमान व्यक्ति को प्रणाम किया और पूछा कि मेरा एक सवाल है, आप बताइए कि इस दुनिया में खुश रहने का सीक्रेट क्या है। बुद्धिमान व्यक्ति ने थोड़ा और उस बच्चे के बारे में जाना, सारी बातें ध्यान से सुनी। उससे कहा कि बेटा, बड़ा अच्छा लग रहा है, आप इतनी कम उम्र में इतना बड़ा सवाल है जिसका जवाब आप जानना चाहते हो कि खुश कैसे रहें, वो सीक्रेट क्या है, किस चीज को फॉलो करना है। बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा कि मैं आपको आपके सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले एक काम करो ना, आप इस महल में आए हो, मुझसे मिलने के लिए मेरे घर आए हो, तो एक बार मेरा महल तो देखो, एक बार जाकर के देखो तो कि जिससे मिलने आए हो उस व्यक्ति का घर कैसा है, उसका घर समझो, उसके बाद में तुम्हें व्यक्ति समझ में आएगा। मैं तुम्हें कुछ भी कह दूंगा, तुम यकीन कर लोगे, ऐसा थोड़ा ना होता है। उस बच्चे ने कहा कि सही कह रहे हैं आप, बताइए क्या करना है। महल घूमने जाना है, मैं भी जाता हूं। बुद्धिमान व्यक्ति ने उसे टोकते हुए कहा कि जाना है लेकिन रुको। उसको एक चम्मच दी और कहा कि इसमें मैं 2 बूंद तेल गिरा रहा हूं, ये जो 2 बूंदे हैं तेल की, ये गिरनी नहीं चाहिए। घूम करके आना, लेकिन ध्यान रखना कि चम्मच में से तेल ना गिर जाए। उस बच्चे ने कहा कि बड़ी भारी बात है, चलिए ठीक है, भी करके देखते हैं। बच्चे ने उस चम्मच को हाथ में लिया, बड़े संभलते हुए जा रहा था, 2 बूंद तेल था, कहीं गिर जाए। बहुत घुमावदार सीढ़ियां थी, बहुत बड़ा महल था। पूरा घूम फिर करके अच्छे से वापस आया। आधा 1 घंटा उसको लग गया। वापस से बुद्धिमान व्यक्ति के पास गया। उन्होंने पूछा कि बेटा, कैसा लगा आपको महल? आपने वो बगीचा देखा? हमने 10 सालों की मेहनत के बाद में अलग अलग तरीके के पौधे लगा करके क्या शानदार बगीचा बनवाया है। आपने फूल देखे, कितने सुंदर सुंदर फूल लगे हुए हैं। और आपने हमारी लाइब्रेरी देखी जिसमें इतनी शानदार किताबें हैं कि अगर कोई पढ़ ले तो दुनिया की कोई ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका उसको सोल्यूशन ना मिले। आपने वो शानदार पेंटिंग्स देखी जो हमने वहां बरामदे में लगवाई है। उस बच्चे की सब कुछ ऊपर से जा रहा था, उसने कुछ देखा ही नहीं, क्योंकि उसका सारा ध्यान वो तेल की 2 बूंदों में था कि कहीं ये गिर ना जाए। ईमानदारी से बच्चे ने अपना जवाब दिया कि माफ कीजिएगा, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं देखा, मेरा तो सारा ध्यान ये चम्मच की 2 बूंद तेल में था कि कहीं ये गिर ना जाए। आपने कहा था कि इसका ध्यान रखना है।
बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा कि अरे क्या बात हुई, एक बार फिर से जाओ, देख कर के आओ, अच्छे से देख कर के आओ, सब कुछ निहार करके आओ। छोटा बच्चा फिर से गया, महल की जो एक एक चीज थी उसको ध्यान से देखा, खूबसूरती से निहारा। लाइब्रेरी में गया, वो शानदार पेंटिंग्स लगी थी उन्हें देखा, नक्काशी का काम देखा, बड़ा कमाल का सुंदर महल बना था। इत्मीनान से बगीचा घूम करके वापस आया और आकर के कहा कि क्या महल बनवाया है, मतलब आप तो ऐसे ही खुश हो जाते हैं, आपके पास तो सब कुछ है। अब मुझे बताइए ना कि सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस क्या है। जो बुद्धिमान व्यक्ति थे उन्होंने कहा कि सब बताऊंगा, बड़ा अच्छा लगा कि आपको मेरा घर अच्छा लगा, लेकिन ये बताओ कि वो तेल की 2 बूंदें कहां गई। बच्चे को अचानक से रियलाइज हुआ कि अरे तेल की 2 बूंद तो पता नहीं कब की गिर गई, मैं तो देखने में बिजी हो गया था। उस बच्चे ने कहा कि माफ कीजिएगा, आपने कहा था महल ढंग से देखना, मैं महल देखने में इतना व्यस्त हो गया कि वो तेल की 2 बूंद कब गिरी मुझे पता नहीं चला। बुद्धिमान व्यक्ति ने जो कहा ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने कहा कि बेटा यही है सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस। पहली बार मैंने तुम्हें भेजा, तुम्हारा सारा ध्यान तेल की 2 बूंद पर था, आसपास क्या हुआ तुम्हें दिखाई नहीं। दूसरी बार जब भेजा तो तुम्हारा सारा ध्यान आसपास की चीजों पर था, सुंदरता पर था, खूबसूरती पर था, और तेल की 2 बूंद तो गिर गई। जो तुम्हारा बेसिक रूल था, जो बेसिक्स थे, उन्हें तुम भूल गए। जिंदगी में अगर वाकई में तुम खुश रहना चाहते हो, वो सीक्रेट जानना चाहते हो, वो यही है कि दुनिया में आपको चाहे जितनी खूबसूरती मिल जाए, जो चाहते हैं वो सब मिल जाए, लेकिन आप अपना बेसिक मत भूलिएगा। वो जो तेल की 2 बूंद थी वो भी ध्यान रखनी थी और सुंदरता भी देखनी थी। बस यही है खुश रहने का सीक्रेट। हम में से काफी सारे लोग जो काफी कुछ अचीव कर लेते हैं, भूल जाते हैं अपनी जड़ों को, अपनी रूट्स को। लाइफ में चाहे जहां आप चले जाएं, रूट्स मत भूलिएगा, क्योंकि जो इंसान जड़ों से जुड़ा रहता है वही जिंदगी में ग्रो करता है। हमेशा दोस्तों अपनी शुरुआत को याद रखना आपकी वैल्यूज क्या हैं, आपके संस्कार क्या हैं, उन्हीं के साथ में आगे बढ़ना। आप लाइफ में कभी दुखी नहीं रहोगे, आपको सब कुछ मिलेगा, ये मेरी दुआ है। आरजे कार्तिक बस इस कहानी से यही समझाना चाहता था कि हमेशा अपनी शुरुआत को याद रखें वो लम्हे जो आपकी जिंदगी में सबसे खूबसूरत